नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील यादव। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सच कहूँगा में। पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे कार्यक्रम को लेकर आज मैं पहुँचा हूँ चिन्हट ब्लॉक के अवध एकेडमी इंटर कॉलेज में, जहाँ से सुधांशु वाजपेयी नाम के बच्चे ने 12th टॉप किया है और जिनका परसेंटेज आया है 94.2। तो आइए मैं आप सभी को मिलवाता हूँ सुधांशु वाजपेयी से। सुधांशु बेटा, सबसे पहले मैं मेरी और पूरे विद्यालय की तरफ से आपको टॉप करने की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। थैंक यू। सुधांशु, जिस टाइम एग्ज़ाम्स हो रहे थे या फिर एग्ज़ाम्स के पहले आपको क्या लगता था कि आपकी क्लास में कौन सा बच्चा टॉप करेगा? क्योंकि ये होता है ना कि क्लास में 2-4 ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट होता है, कोई बच्चा किसी सब्जेक्ट में बहुत एक्सपर्ट होता है। जैसे आप मैथ साइड के बच्चे थे, बायो भी बच्चे रहे होंगे, तो हो सकता है जो बायो का रहा हो वो बायो में एक्सपर्ट हो, बहुत अच्छी उसकी बायो हो, या किसी की फिजिक्स बहुत अच्छी हो। जैसे आपके मार्क्स इंग्लिश में कम हुए हैं थोड़े से, तो हो सकता है किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी रही हो। तो क्या लगता था कि कौन टॉप करेगा? या जैसे टीचर्स आते होंगे तो वो कहते होंगे ना कि इस बार ये बच्चा टॉप कर सकता था, या फिर आप लोगों में आपस में बात होती होगी कि कौन टॉप कर सकता था? क्या ऐसा कुछ होता था? बातचीत होती थी? जी, क्लास 8 से मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं ही अपने क्लास में फर्स्ट आया, टॉप किए हैं हर एग्ज़ाम में, हर सेक्शनल एग्ज़ाम में। तो ये लगा था कि टॉप मैं ही करूँगा और उम्मीद भी थी। कंपटीशन क्लास में होना चाहिए, ज़रूरी भी है, और हमारे क्लास में भी अच्छा कंपटीशन था, लेकिन एक सेल्फ कॉन्फिडेंस था कि टॉप मैं ही करूँगा। अच्छा, बिल्कुल आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस था, लेकिन जब कंपटीशन होता है तो उसमें बच्चों की और रैंक बढ़ती है। शायद यही कारण है कि आपका 94.2 मार्क्स गया है। अच्छा, जो लखनऊ टॉप गया है वो 96 गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगा था कि थोड़ी सी अगर मुझसे और मेहनत हुई होती तो हो सकता है कि मैं टॉप कर जाता? या फिर क्या आपसे किसी ने ऐसा बोला कि सुधांशु, अगर तुमने थोड़ा सा और मेहनत कर लिया होता तो आज डिस्ट्रिक्ट टॉप आप किए होते? जी, मेहनत स्टार्टिंग से की थी, उम्मीद भी थी कि अच्छे नंबर आएंगे। सबको पता था कि 90+ तो आने तय हैं। मेरी भी इच्छा थी कि मेरिट लिस्ट में नाम आए, और 10th में भी मेरे 91.33 आए थे, तो मेरिट लिस्ट में नाम आने से कुछ 4-5 नंबर ही कम रह गए थे। अच्छा। इस बार भी बहुत मेहनत की थी और इस बार 94.2 आए, और इस बार भी मेरिट लिस्ट में नाम आने से कुछ 5-6 नंबर ही कम रह गए। 5-6 नंबर कम हो गए हैं। अच्छा, आप जो पढ़ाई करते थे वो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करते थे, या जब आपकी इच्छा हो जाती थी तब आप पढ़ने लगते थे? कुछ स्टूडेंट्स की हैबिट होती है ना कि रात में अगर 2 बजे उनकी आँख खुल गई तो वो 2 बजे पढ़ने लग जाएंगे, अगर 12 बजे खुली तो वो 12 बजे उठ के पढ़ने लग जाएंगे, और तब तक पढ़ेंगे जब तक उनको नींद नहीं आने लगती। तो आपके साथ ऐसा था या फिर आपने पूरा टाइम टेबल सेट कर रखा था? नहीं, सोने और जागने का एक फिक्स टाइम रखा था। और जहाँ तक बात आई टाइम टेबल से पढ़ने की, तो मैं टारगेट के हिसाब से पढ़ता था कि आज मुझे ये ख़त्म करना है, यहाँ तक मुझे करना है, तो जब तक कर ना लूँ तब तक ना सूँ, और ये टारगेट के हिसाब से पढ़ाई की। अच्छा, जब आपने टॉप किया, स्कूल टॉप, आपको पता चला कि आपने स्कूल टॉप किया, तो आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक दुख भी था क्योंकि मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया था। स्कूल टॉप करना अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात भी है, लेकिन मेरिट लिस्ट में नाम आना ये ज़्यादा मेरे लिए बड़ी चीज़ थी। लेकिन ठीक है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आपके पेरेंट्स को जब पता चला कि आपने स्कूल टॉप किया है तो उनका क्या रिएक्शन था? सभी बहुत खुश थे। इनफैक्ट मेरे पापा बहुत ज़्यादा खुश थे, मम्मी बहुत खुश थी, भाई बहन दो सब बहुत खुश थे। यानी फैमिली आपकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है? हाँ। कितने भाई बहन हैं आप लोग? मेरी एक बड़ी बहन है और एक बड़े भाई। अच्छा, आप घर पे सबसे छोटे हैं? सबसे छोटे, इसीलिए सबसे लाडले भी हैं। हाँ। चलिए, आपने स्कूल टॉप किया है, आप इसका सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहते हैं? सबसे पहले तो इसका मैं क्रेडिट अपने स्कूल को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी अच्छी सुविधाएं दी कि मैं इतने अच्छे से पढ़ सकूँ, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया। और अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। मुझे हर चीज़ मेरे पढ़ाई वाले टेबल पे मिल जाती थी, कोई कभी दिक्कत नहीं हुई। फाइनेंशियली मेरे परिवार ने हमेशा सपोर्ट किया है, स्कूल ने भी बहुत हेल्प करी है, तो इसका क्रेडिट स्कूल और फैमिली को देना स्कूल और फैमिली। अच्छा, आपका फेवरेट टीचर कौन है? देखिए, मैं जैसा मुझे लगता है कि सब टीचर अपने अपने में अच्छे होते हैं, किसी में कोई क्वालिटी अच्छी है, किसी में कोई क्वालिटी अच्छी है। मैं आपसे कहूँ अपने 9 रत्नों में एक को चुनिए तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक को चुनना। चांद और सूरज में एक को चुनना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, दोनों की क्वालिटीज़ अलग होती हैं।
तो हर टीचर अपने आप में फेवरेट है। मुझे 11 से जितने टीचरों ने पढ़ाया है सबका योगदान रहा है मेरे इस स्कूल में। लेकिन फिर भी अगर मैं 2-3 फ्रूट्स रखता हूँ तो दोनों की अपनी क्वालिटी होती है। अगर मैं आम को देखूँ तो उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है, और एप्पल को देखूँ तो उसकी अपनी एक अलग क्वालिटी होती है। पर ऐसा होता है ना कि उसमें से हमें कोई एक ज़्यादा पसंद होता है, एक कम पसंद होता है। जैसे पनीर और छोले की बात करूँ तो कुछ लोगों को छोला ज़्यादा पसंद होता है, कुछ लोगों को पनीर ज़्यादा पसंद होता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैं पूछ रहा हूँ कि जितने भी टीचर्स आपको पढ़ाते थे, आपके क्लास टीचर हैं, सब्जेक्ट टीचर हैं, तो उसमें से ऐसा कौन सा टीचर है जिसकी हैबिट, सबकी अलग अलग हैबिट होती हैं, पर किसकी हैबिट आपको बहुत अच्छी लगती थी? अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि जब ये इंटरव्यू बाहर आएगा तो मेरे टीचर देखेंगे तो मेरा बहुत बुरा हाल हो जाएगा उससे। तो ये कहना कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो कम अच्छा है, तो वो उनके लिए नाइंसाफ़ी हो जाएगी जो मेरे टीचर्स हैं। नहीं, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं। हाँ। अच्छा, जो पढ़ने में बच्चा बहुत अच्छा है उसके लिए तो नो प्रॉब्लम, टीचर स्ट्रिक्ट है कोई बात नहीं। लेकिन जो थोड़ा सा वीक होता है वो स्ट्रिक्ट टीचर जो होता है उससे कुछ पूछ नहीं पाता है, अगर उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं पूछता है ना। लेकिन जो फ्रेंडली होता है तो सबका बिहेवियर अलग होता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, या किसकी हैबिट आपको बहुत अच्छी लगती है, या फिर पढ़ाने का तरीका सबसे ज़्यादा अच्छा किसका लगता है आपको? तो मेरे सारे टीचर ही मेरे लिए फेवरेट रहे हैं। मैथ की बात करूँ तो अभी मेरे क्लास टीचर अजय सर, उन्होंने बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से मुझे पढ़ाया। इसके पहले मेरे मैथ के टीचर जितेंद्र सर रहे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। बात करें इंग्लिश की तो इंग्लिश में गरिमा मैम हों या धीरज सर हों, घनश्याम सर हों, तीनों ने मुझे टाइम पे पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। फिजिक्स के.एन. शर्मा सर ने 11th-12th में पढ़ाया, बहुत अच्छा पढ़ाया। डेरिवेशंस बहुत अच्छे बताए, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे बताए। केमिस्ट्री की बात करें तो डी.एन. सर थे, एल.बी. सर थे, उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया। शैलजा मैम थी बीच में, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। बात करें हिंदी की तो के.एस. पांडे सर बहुत अच्छे से उन्होंने बताया, समझाया हिंदी के जितने भी गद्य पद के सारे टॉपिक्स हों। और मंजुलता मैम ने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो ये सारे टीचर ने ही इक्वली योगदान दिया है जो जिस मुकाम पे मैं हूँ इसके लिए। आपने बहुत चतुराई से आंसर दिया है, किसी एक टीचर की तारीफ नहीं की है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। आगे सुधांशु आप क्या करना चाहते हैं? अभी मैं इंजीनियरिंग बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, क्योंकि मैथ साइड के लिए एक बहुत सेफ ऑप्शन रहता है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहा था। क्यों इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं? मुझे जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नई मुझे मोबाइल्स के बारे में जानना पसंद है, नए मॉडल्स, नई टेक्नोलॉजी, नए प्रोसेसर्स, तो इस समय इंटरेस्ट है। तो इसलिए इंजीनियरिंग से केवल इंटरेस्ट, क्योंकि गार्जियन जो होते हैं वो चाहते हैं या तो उनका बच्चा इंजीनियरिंग फील्ड में जाए या फिर डॉक्टर बने, क्योंकि दोनों में उनकी लाइफ सेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा पैसा है। तो मेन मोटिव वही है या फिर कुछ और है, या आप कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए? नहीं, इंजीनियरिंग मुझे पसंद है इसलिए मैं कर रहा हूँ। आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हैं। आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? अगर केवल साइंस साइड की बात करें तो करीबन 60-70 के करीब स्टूडेंट्स थे। कॉमर्स की बात करें तो उसमें भी 30-40 के करीब स्टूडेंट्स थे। हिंदी मीडियम साइंस की बात करें तो उसमें भी 30 के करीब स्टूडेंट्स थे। अच्छा, तो उसमें से आपके बेस्ट फ्रेंड कौन सा है? कौन से बच्चे? मेरे काफ़ी सारे बेस्ट फ्रेंड, सबसे क्वेश्चंस अच्छी रही हैं, लेकिन बेस्ट फ्रेंड दीपक गुप्ता हो गया, मनीष यादव, जो तो अच्छे स्कोर किए हैं सारे बेस्ट फ्रेंड्स में मेरे, अभिषेक हो गया, प्रियांशु हो गया, बहुत सारे दोस्त रहे, प्रतीक एंड हरिओम, बहुत सारे अच्छे सब में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होंगी। हाँ, सबसे कुछ सीखने को मिलता है। सबसे कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा, बहुत मैंने भी देखा, आपने भी नोटिस किया होगा कि घर पे जैसे बच्चे होते हैं, गार्जियंस मम्मी या पापा या फिर दादा दादी होते हैं या बड़े भाई बहन, उन्होंने जैसे कुछ कहा कि बेटा पानी दे दो, तो मोस्टली बच्चों का क्या होता है कि वो तुरंत मना कर देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करूँगी, मैं पढ़ रही हूँ या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, वो मना कर देते हैं। और लास्ट में होता है क्या, जबकि वो पानी ले जाकर देते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम जो गार्जियंस होते हैं उनको बहुत बुरा फील होता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हाँ, देखिए, बहुत ये आश्चर्यजनक बात होगी, क्योंकि मैं खुद पानी मांगता था तो मुझे मिल जाता था मेरे टेबल पे। तो मुझे मम्मी पापा या किसी से भी मांग लिया, दे दिया, और उन्होंने भी कभी मांगा, जब मैं बिज़ी नहीं हूँ तो मैं भी दे देता था। ऐसे कोई वो नहीं है कि मैं नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो लोग मुझसे मांगते भी नहीं थे, क्योंकि वो लोग खुद जानते थे कि ये पढ़ रहा है, इसको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं नहीं पढ़ रहा होता था तो मैं खुद दे देता था। और अगर आप जिस टाइम पढ़ रहे होते हैं उस टाइम, जैसे आपको पेरेंट्स को नहीं पता कि आप पढ़ रहे हैं, आपके रूम में, स्टडी रूम में, उस टाइम उन्होंने आपसे कुछ कह दिया, तो वहाँ पे आपका क्या जवाब होता था? देखिए, जनरली कोई भी बच्चा होता है तो मम्मी पापा की बात मान लेता है, वो दे देता है। तो
अगर बहुत ज़्यादा वो नहीं है तो सब दे देते हैं, कोई ऐसा वो नहीं। बहुत से बच्चे लेकिन जैसा मैंने बोला वैसा करते हैं कि वो तुरंत हाँ। मना कर देते हैं, और जबकि वो काम बाद में करते हैं। अगर वो काम हमें करना ही है तो हम मना क्यों करें? और फिर मना करने का एक तरीका होता है ना, तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स को बुरा लगता है। तो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं जो ऐसा करते हैं? देखिए, आपके मम्मी पापा आपके लिए जितनी मेहनत करते हैं उतना आपके लिए कोई नहीं कर सकता। आपके लिए कोई सुबह 6:30 बजे उठ के रोज़ रोटियां बना रहा है, आपके लिए कोई रोज़ सुबह 7 बजे जाता है और रात को 9 बजे आता है। तो ये सुनने में बहुत आसान लगता है कि कोई कर रहा है आपके लिए, लेकिन असलियत में जब आप खुद उस पोजीशन पे होंगे तभी आपको पता चल पाएगा। मैं यही कहूँगा कि रिस्पेक्ट करिए माता पिता की, और जितना हो सके उन्हें खुश रखिए। अच्छा, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को क्या टाइम देते थे? क्योंकि हाँ। आपका 12th था, बोर्ड एग्ज़ाम था, पढ़ाई भी करते होंगे, तो क्या आपकी तरफ से पर्याप्त समय उनको मिल पाता था? देखिए, पढ़ाई आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक डेंजर ये भी रहता है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की वजह से आप दुनिया से अकेले होने लगते दुनिया हैं। से अकेले होने लगते हैं। और माता पिता या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने से आप एक फील गुड फैक्टर आता है अपने, आपको अच्छा लगता है। तो मैं यही कहूँगा कि दिन में 1-2 घंटे 3 घंटे फैमिली के साथ ज़रूर बिताने चाहिए। आपको अच्छा लगेगा, आपकी मेंटल स्ट्रेस बहुत कम होगी, तो काफ़ी अच्छा होता है। मुझे भी ऐसा लगता है कि जो बच्चे अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं, पढ़ाई ही करते हैं, कोई गलत हैबिट नहीं है ना, लेकिन वो अपने दोस्तों से दूर हो रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, तो चांस रहता है कि वो डिप्रेशन का शिकार होंगे। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे, तो हो सकता है वो कोई गलत कदम भी उठा लें, ऐसे चांस रहते हैं। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आप घर से दूर रह के पढ़ रहे हैं तो आपका एक बहुत अच्छा दोस्त होना ज़रूरी है। मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, एक अच्छा दोस्त होना चाहिए जिसके साथ आप दिन में 1 घंटे अच्छे से बात कर सकें, दिल खोल के बात कर सकें, सब कुछ उससे शेयर कर सकें, जिससे आपका मन भी हल्का होगा और आपकी मेंटल स्ट्रेस भी कम होगी। काफ़ी स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा, चाहे वो 12th का स्टूडेंट हो या हायर क्लासेस का स्टूडेंट हो, जब वो अपनी पढ़ाई से थोड़ा सा फ्री होता है तो वो अपने मोबाइल में सोशल मीडिया पे लग जाता है। कभी यूट्यूब चला रहा है, कभी फेसबुक पे कुछ कर रहा है, कभी इंस्टा पे, तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देता है। क्या आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं? देखिए, मैं या बहुत लिमिट में करते हैं? मैं केवल व्हाट्सअप यूज़ करता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के दौरान स्कूल ग्रुप से जुड़ा हुआ था। फेसबुक इंस्टा में यूज़ नहीं करता। यूट्यूब यूज़ करता हूँ, कभी कोई चीज़ नहीं समझ आई यूट्यूब से पढ़ लिया, और कभी 1-आधा घंटा दिन में यूट्यूब से कुछ देख लिया, माइंड फ्रेश कर लिया, तो यूज़ करता हूँ मोबाइल। और पर जो बच्चे ऐसा करते हैं, थोड़ा सा भी फ्री टाइम हुआ, 10 मिनट भी अपने गार्जियंस को नहीं देते हैं, तो क्या उनको अपने गार्जियंस को थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहिए? नहीं, गार्जियंस को टाइम देना ज़रूरी है। अगर आपका फिर भी मन है तो गार्जियंस को टाइम देने के बाद आप आधा 1 घंटा सोशल मीडिया यूज़ कर ले, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, आपके विद्यालय में ढेर सारे नियम होंगे, क्योंकि हर स्कूल में नियम होते हैं। कुछ नियम जो होते हैं सेम होते हैं, बट कुछ नियम जो होते हैं अलग अलग होते हैं सभी विद्यालयों के, है ना। तो ऐसा कौन सा नियम है आपके स्कूल में जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, आपको लगता है कि वो बच्चों को आगे बढ़ाने में, बच्चों को डिसिप्लिन रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है? देखिए, एज सच बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ पर। डिसिप्लिन में रखा जाता है बच्चों को, जो काफ़ी अच्छा है। और एक नियम की बात करूँ मैं तो एक अच्छे व्यवहार से रहना, और नियम में एक अच्छी सुबह की स्टार्ट अच्छी करना, प्रेयर अच्छे से करना, और सभी बच्चों को प्रेयर में भेजना, ये एक बहुत अच्छा नियम है, जिससे सभी बच्चे सोशलाइज हो पाते हैं। सभी बच्चों को प्रेयर में भेजने का मतलब क्या है? जैसे हर क्लास में कुछ बच्चे होते हैं चुनिंदा जो प्रेयर में असेंबली कराते हैं, असेंबली करवाते हैं, लेकिन यहाँ रूल क्या है कि रोटेशन होनी चाहिए, हर बच्चे को भेजना चाहिए। कोई बच्चा अगर बहुत डर रहा है हाँ, तो उसको भी हम भेजते हैं, ताकि उसके अंदर का भी जो डर है वो धीरे धीरे से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आगे उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो काम आने वाला है। अच्छा, अब इतने सारे और भी रूल्स होंगे, तो उन रूल्स में ऐसा कौन सा रूल है जो बहुत अच्छा है पर आपको लगता है कि ये रूल ना होता तो ठीक रहता? आपको पता है कि बहुत अच्छा है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, जबकि बेनिफिट ही है, तो ऐसा कोई नियम बताइए जो आपको लगता है कि अगर ये नियम ना होता तो ठीक। या आपकी क्लास के जो बच्चे हैं या अदर क्लास के जो बच्चे हैं, कभी आपसे डिस्कस हुआ हो तो उन्होंने बोल दिया हो कि ये नियम नहीं सही है, ना होता तो अच्छा रहता, क्या ऐसा कोई रूल है? देखिए, बच्चों को तो नियम वैसे भी नहीं पसंद आते हैं। बच्चे फ्री रहने वाले प्राणी होते हैं, ये ऐसे जानवर हैं जिन्हें खुला रहना ज़्यादा पसंद है। नियम एज सच कोई ऐसा है नहीं जो मुझे याद आ रहा हो।
सारे नियम बच्चे फॉलो करते हैं, ज़रूरी होता है तो करते हैं, जो नहीं भी करता उसे भी डांट के करवाया जाता है, या कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं करता समझा दिया जाता है करो। आप प्रॉपर लखनऊ के ही हैं? हाँ। लखनऊ में कहाँ पे रह रहे हैं? अभी मैं चिन्हट में ही रह रहा हूँ। चिन्हट में रह रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है यहाँ पे भी ये चीज़ हो, लेकिन मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में ये चीज़ होती है, 70 to 80% होती है कि वहाँ के जो गार्जियंस होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो एजुकेशन को प्राथमिकता नहीं देते हैं। वो एजुकेशन को बाद में रखते हैं, बाकी चीज़ों को पहले रखते हैं। जैसे मान लो लड़की है तो उसकी शादी के लिए पहले से ही कार वगैरह की व्यवस्था करना स्टार्ट कर देते हैं कि 10-25 लाख की शादी का खर्च आएगा हमारी बेटी में। लेकिन जब वो 12th पास करती है, वो पढ़ना चाहती है, मान लो नर्सिंग करना चाहती है या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना चाहती है, उस टाइम गार्जियन क्या करते हैं कि उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। या मान लीजिए उनका बेटा ही है, वो पढ़ाई करना चाहता है, अच्छा है कैसा है मैटर नहीं करता है, पर उसको वो बाइक दिला देते हैं, 1 लाख 2 लाख की बाइक दिला देते हैं, कार दिला देते हैं, स्कॉर्पियो दिला देते हैं। आपने काफ़ी देखा होगा ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसे गार्जियंस को आप क्या कहना चाहेंगे? उन गार्जियंस से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? क्योंकि मैंने भी बहुत देखा है कि वो पढ़ाई को बिल्कुल प्राथमिकता नहीं देते हैं। देखिए, इसमें एक वजह हो सकती है कि बच्चा खुद भी ना पढ़ता हो, जिसमें उसके पेरेंट्स को लगता हो कि ये जब पढ़ ही नहीं रहा है तो क्या फ़ायदा लगाने का। तो बच्चों को हमेशा पढ़ाई में उत्साह दिखाना चाहिए। और एक आपने बात कही कि लड़कियों को पढ़ाई में बढ़ावा नहीं दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये मुसीबत है, ये काफ़ी ज़्यादा होता है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो इसके लिए हमें जागरूकता करनी चाहिए लोगों में, ग्रामीण इलाकों के जो लोग हैं उनमें, कि लड़की को पढ़ाना भी उतना ही ज़रूरी है जितना लड़के को पढ़ाना, क्योंकि दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। और लड़की पढ़ लिख कर आपको ज़्यादा सपोर्ट करेगी, ऐसे लड़का कभी कभी नहीं भी करता है। बिल्कुल। और जहाँ तक बात आई कि लड़कियों को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, तो जहाँ तक हम लोगों को छोटे छोटे अभियान चलाने चाहिए और शिक्षा को स्तर को ग्रामीण इलाके में बहुत अच्छा कर दिया, क्योंकि वहाँ स्कूलों की भी बहुत ज़्यादा कमी है। बहुत ज़्यादा कमी है। दूर दूर स्कूल हैं। अगर लखनऊ से बाहर निकलते हैं तो बहुत ज़्यादा कमी आती है स्कूलों। दूर भी है बहुत ज़्यादा स्कूल, तो लड़कियों को दूर भेजने में भी डरते हैं पेरेंट्स कि वो इतनी दूर स्कूल कैसे जा पाएगी। लड़के ऐसे चले जाते हैं, लड़के 12th तक एजुकेशन अच्छे से प्राप्त कर लेते हैं ग्रामीण इलाकों में, लेकिन लड़कियाँ उस स्तर उसके बराबरी में नहीं प्राप्त कर पाती हैं। तो अगर गवर्नमेंट स्कूलों की व्यवस्था बहुत अच्छी करे, जैसे दिल्ली के स्कूलों की एक एग्जाम्पल है जो पूरे इंडिया में दिया जाता है, एजुकेशन को बिल्कुल फ्री होना चाहिए, जिसमें किसी को ये ना रहे कि पैसे की वजह से वो एजुकेशन ना कर पाए। तो एजुकेशन को फ्री होना चाहिए और एक उसी फ्री कॉस्ट में एक अच्छे लेवल की एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छे लेवल की यूपी बोर्ड की स्कूलों में और खासकर ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में एक प्रॉब्लम मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, हो सकता है आपको भी पता हो या आपके मैनेजमेंट से कभी इस बारे में हो सकता है बातचीत हुई हो या मैनेजमेंट से किसी ने बोला हो। फीस को लेकर बहुत समस्या होती है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो गार्जियंस होते हैं वो भंडारा कर देंगे, 1 लाख उसमें खर्च कर दिए, कोई प्रोग्राम घर पे पड़ गया, बर्थडे पड़ गया, 2-2.5 लाख रुपये उसमें खर्च कर देंगे, पर वो फीस मंथली नहीं देते हैं। और हो सकता है कुछ परसेंट जो गार्जियन होते हैं वो फीस देते ही नहीं हैं, अपने बच्चे का नाम कहीं दूसरे स्कूल में लिखवा लेते हैं। तो इससे होता क्या है कि वहाँ के जो टीचर्स होते हैं पढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बाहर का टीचर है वो रेंट पे रह रहा है, तो उसकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं जब तक सैलरी नहीं मिलेगी, अगर फीस नहीं आ रही तो सैलरी भी नहीं मिल पाएगी, है ना, तो उनको भी प्रॉब्लम होती है। दूसरा क्या होता है कि अगर टाइमली फीस नहीं आती है तो जो मैनेजमेंट होता है वो इतनी फैसिलिटीज़ स्कूल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं दे पाता है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है इसमें स्टूडेंट्स का भी लॉस होता है। तो उन बच्चों से आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बच्चा भी तो फोर्स कर सकता है कि मेरी फ़ीस जमा करिए, अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मेरे लिए कपड़े मत लीजिए, जो कपड़े हैं मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा, बिल्कुल मेरी ख्वाहिशें मत पूरी करिए, मैं एडजस्ट कर लूँगा, पर मेरी फ़ीस जमा करिए। तो कुछ परसेंट उन बच्चों, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तो मैं भी बहुत पुअर फैमिली से आता था, तो मैं मंथली अपने पेरेंट्स को बोलता था कि फ़ीस जमा कर दीजिए, क्योंकि होता ये था अगर 2-3 महीने की मेरी फ़ीस नहीं जमा होती थी तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाती थी और वो चीज़ मुझे फील होती थी। तो मैं उनसे कहता था कि किसी तरह से फ़ीस जमा कर दीजिए, तो हम लोग खर्चे उतने कम करके फ़ीस जमा करवाते थे। तो इसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं बच्चों की भी गलती है और कुछ पेरेंट्स की भी गलती है। तो उन गार्जियन को आप क्या बोलोगे और उन पेरेंट्स से उन बच्चों से आप क्या कहोगे? देखिए, जहाँ तक फ़ीस की बात आई तो एक स्कूल के लिए ये हो सकता है कि फ़ीस स्ट्रक्चर ऐसा रखिए जो सबके लिए अच्छा हो, इतना ज़्यादा भी फ़ीस ना हो, इतनी वो भी ना हो कि आपके स्कूल की मिनिमल कॉस्ट भी ना अब वो हो पाए। और पेरेंट्स के लिए मैं यही कहूँगा कि आज का ये जो एक इन्वेस्टमेंट होता है एजुकेशन में, वो आपको प्रॉफिट 100% देता ही देता है। तो अगर आप
किसी तरह इसमें अगर आप बच्चे की मदद कर सके उसकी फ़ीस दे के या उसे एजुकेट करके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा, ये कहा जाता है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बच्चों के लिए मैं यही कहूँगा कि कोशिश करिए कि आप अगर किसी ऐसी चीज़ में पैसा उड़वा रहे हैं अपने पेरेंट्स का जो ज़रूरी नहीं है, उसे मत करें, एजुकेशन में लगाएं। अब इसके लिए बच्चों में अब ये ग्रामीण इलाकों में ये है कमी, क्योंकि वहाँ पर बाइक, मोबाइल, इन सब में ज़्यादा फोकस होता है। जिससे बच्चों का मन होता है आईफोन वगैरह ले लिया और भी महंगे महंगे मोबाइल ले लिए, लैपटॉप ले लिए, है ना। अगर आपकी फैमिली एफर्ट कर पा रही है आपकी फ़ीस जमा करने के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी फैमिली आपकी फ़ीस नहीं सबमिट कर पा रही है और आप अपनी ज़रूरतों के लिए उनको फोर्स कर रहे हैं तो ये गलत है ना बेटा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक या शहरी क्षेत्र के भी अभिभावक जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चों की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल पे ही डाल देते हैं। तो ये कितना सही है, क्योंकि स्कूल में बच्चा 6 घंटे रुकता है, तो जो कम्युनिकेशन होता है, अगर आप घर पे बच्चों से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं, तो स्कूल कुछ नहीं कर सकता। तो क्या पूरी जिम्मेदारी स्कूल पे ही थोपना सही है? देखिए, इसमें बताऊँ तो ये जो चीज़ है ये इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंट्स और स्कूल की। स्कूल का काम है बच्चे को पढ़ाना, उसको गाइड करना एक तरीके से, उसकी रोज़ की जो सिलेबस कंप्लीशन, नॉलेज स्किल को बढ़ाना। पेरेंट्स और घर का जो काम है वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देना जिसमें बच्चा पढ़ सके और उसे कभी ये ना लगे कि वो किसी चीज़ में दूसरों से पीछे रह जाएगा। पेरेंट्स इस तरह भी मदद कर सकते हैं और बच्चे को एनवायरनमेंट दे सकते हैं बहुत अच्छा, जिससे बच्चों को बहुत मदद मिल सकती है। लेकिन पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का साथ दें, उसे कभी दबाव मत डालें। बिल्कुल, वो जो करना चाह रहा है उसे करने दें। स्कूल का काम है बच्चे को अच्छी गाइडेंस दें और नॉलेज स्किल्स दें अच्छी। तो स्कूल, तो मुझे लगता है ऐसा कि स्कूल तो कोई स्कूल नहीं चाहेगा कि उसके स्कूल का बच्चा कुछ गलत करे। हर स्कूल चाहता है उसके स्कूल का बच्चा एकदम परफेक्ट रहे, क्योंकि एक क्लास के बच्चे को सेम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सेम चीज़ें गाइड की जाती हैं। तो उसी क्लास के कुछ बच्चों का कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होता है, लेकिन पढ़ाई के मामले में हर बच्चा एकदम अलग हो सकता है, किसी से कोई कंपेयर नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर मैं बात करने का तरीका जो है उसकी बात करूँ, डिसिप्लिन में बच्चा रहता है कि नहीं रहता है उसकी बात करूँ, तो एक क्लास के बच्चे को सेम एजुकेशन दिया जा रहा है, सेम गाइडलाइन दी जा रही है। उसी क्लास के बच्चे कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत शरारती होते हैं। तो क्या इस जगह पे स्कूल की कमी फॉल्ट होती है या फिर गार्जियंस की फॉल्ट होती है? देखिए, सब लोग पढ़ने के लिए नहीं बने होते, कुछ खेलने के लिए बने होते हैं। किसी का इंटरेस्ट हो सकता है वो सोशल मीडिया पे कुछ बहुत अच्छा कर ले जाए, कोई यूट्यूबर बन जाए, कोई स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए। तो ज़रूरी नहीं है कि सब पढ़ने में अच्छे ही हों। कोई खेल कूद में अच्छा है तो पेरेंट्स को समझना चाहिए कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है वो, तो शायद मैं उसे वो करने दूँ तो वो काफ़ी अच्छा कर जाएगा। अगर उसको ज़बरदस्ती आप पढ़ाई ही कराना चाहते हैं तो ये अच्छा नहीं होगा ऑप्शन एक। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ऐसे काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। विराट कोहली का ही एग्जांपल ले लीजिए या अमिताभ बच्चन जी का एग्जांपल ले लीजिए, और वो अपने फील्ड के परफेक्ट हैं अपने फील्ड में, है ना। अगर उनके गार्जियंस ने फोर्स किया होता नहीं पढ़ाई ही करो, तो शायद आज उनको पूरा इंडिया ना जान रहा होता। तो हर स्टूडेंट जो होता है, हर बच्चा जो होता है, वो किसी न किसी फील्ड में जो होता है बहुत एक्सपर्ट होता है। तो गार्जियंस को क्या चाहिए कि उसकी हेल्प करें, पढ़ाई बहुत सीमित रखें, पढ़ाई कराएं लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें। और जो क्लास का टॉप बच्चा है उससे बिल्कुल कंपेयर ना करें अपने बच्चे का, क्योंकि गार्जियंस में ये भी कमी रहती है कि वो अपने बच्चे का लेवल नहीं देखते हैं और स्कूल के जो टॉप बच्चे होते हैं या उनके सोसाइटी के जो टॉप बच्चे हैं उससे कंपेयर करते हैं। तो वो बच्चा सिंपल है, उसको रोज़ तनाव मिल रहा है, रोज़ उसको बहुत कुछ सुनाया जा रहा है, बोला जा रहा है, तो वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आता है, पढ़ाई से और भी दूर हटता चला जाता है। तो इस बारे में भी गार्जियंस को थोड़ा सा जो है ध्यान देना चाहिए। अक्सर मोस्टली बच्चे पढ़ाई करते हैं नौकरी के लिए, है ना। दिव्य कीर्ति सर को जानते होंगे आप, लगभग पढ़ने वाले सभी बच्चे जानते होंगे, है ना। दिव्य कीर्ति सर हो गए, खान सर हो गए। दिव्य कीर्ति सर का कहना है कि नौकरी अच्छी है पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप उसके लिए अपना सब कुछ बर्बाद कर दें। क्योंकि आज मान लीजिए आपकी 2.5 लाख सैलरी है, ऐसा दिव्य कीर्ति सर का कहना है और मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। लेकिन कल आपका बच्चा जो है 0 से स्टार्ट करेगा। पर अगर आप आज एक बिजनेसमैन हैं, आज आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा 2-3 साल के लिए।
पर जब आपका जो व्यापार है, बिजनेस है, ग्रो कर जाएगा, जब आप उसको जहाँ पे छोड़ेंगे आपका बच्चा उसको वहीं से उठाएगा। आपके बच्चे को जीरो से नहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। तो दिव्य कीर्ति सर का ऐसा कहना और मेरा भी यही मानना है कि अगर आपको नौकरी मिल जा रही है तो ठीक है, वरना इतना ज़्यादा नौकरी के लिए परेशान नहीं होना चाहिए कि सब कुछ, अगर नौकरी नहीं मिली तो सब कुछ खत्म हो गया। सभी लोगों को नौकरी नहीं मिल सकती है। तो आपको क्या लगता है? देखिए, विकास दिव्य कीर्ति सर ने ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो 6-6 साल, 8-8 साल, 10-10 साल उसी में लगा देते हैं। सही। वो केवल एक नौकरी के चक्कर में, आईएएस की। तो वो सब कुछ नहीं है। सब कुछ नहीं है। शायद आप उसके लिए नहीं बने हैं, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा डिसाइडेड है। अगर 1 साल नहीं हो रहा, 2 साल नहीं हो रहा और आपको लगता है कि नहीं हो रहा है तो छोड़िए वो रास्ता। एक स्टॉप लीजिए, खुद को रिबूट करिए और कोई नई चीज़ स्टार्ट करिए। ज़रूरी नहीं है कि एक ही फील्ड में जाया जाए। कई सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए आप बिजनेसमैन बन सकते हैं, कोई बिजनेस कर सकते हैं, दूसरी फील्ड्स में जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आखिरी प्रश्न है मेरा, हर अभिभावक, माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाते भी हैं, और बच्चे जो और उन गार्जियन को भी इतना 25-26 साल तक उनके पीछे वो अपनी जो ज़रूरतें होती है, एक मिडिल फैमिली की बात कर रहा हूँ, अपनी ज़रूरतों को छोड़कर अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं ताकि उनका बच्चा सफल हो जाए। बच्चा उनका 12th करता है, उसके बाद आगे की पढ़ाई करता है, फिर वो सफल हो जाता है, हो सकता है पढ़ने के लिए वो बाहर चला जाए। उसके बाद में जब वो सफल हो जाता है तो वो वापस हो सकता है आता ही नहीं, या अपने गार्जियन से अलग रहने लगता है। तो क्या उन गार्जियंस के लिए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या अगर वो गार्जियन 25-26 साल देते हैं, अपना सब कुछ त्याग देते हैं, अपनी ख्वाहिशें मार देते हैं, अगर वो थोड़ी सी उम्मीद कर रहे हैं कि जब उनकी विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, विपरीत परिस्थितियों का मतलब उनका शरीर दुर्बल हो गया है, काम करना कम कर दिया है, तो क्या उन बच्चों का फ़र्ज़ नहीं होता है कि उस समय वो अपने गार्जियन का सपोर्ट करें? अगर वो विदेश में भी हैं तो अपने पेरेंट्स को वहाँ ले जा सकते हैं, या फिर वहाँ छोड़ के यहाँ आ सकते हैं। ज़रूरी है कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे, हो सकता है यहाँ पे कम पैसा कमाएं। क्या उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने गार्जियन के लिए नहीं बनती है? इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स के लिए वो बच्चा उसको हर चीज़ पेरेंट्स ही कराते हैं। फिजिकली वो बच्चा कुछ जल्दी कर नहीं सकता जब वो छोटा हो सकता है। सेम चीज़ होती है जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं। तो उस बच्चे के लिए जो बड़ा हो चुका है उसके लिए वो पेरेंट्स अब बच्चे हैं, जो अब वो कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से पेरेंट्स ने आपका ख्याल रखा है आपके बचपन में, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनका भी उसी तरह ख्याल रखें जैसा उन्होंने आपका रखा। बिल्कुल, जैसे गार्जियंस को पता होता है एक छोटे से बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो सिर्फ रोने लगता है, गार्जियंस को या उनके जो माता पिता हैं उनको पता चल जाता है। लेकिन वही पेरेंट्स जब बूढ़े हो जाते हैं और वो बच्चा जब जवान हो जाता है, बड़ा हो जाता है और अच्छी खासी कमाई करने लगता है, तब वो अपने माँ बाप की प्रॉब्लम्स नहीं समझ पाता। अगर पेरेंट्स कुछ कहते हैं जो बूढ़े हो चुके हैं तो वो तुरंत चिल्लाने लगता है, उनको डांटने लगता है और तरह तरह की बातें करने लगता है। तो मुझे भी लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आज वो अपने पेरेंट्स का ऐसा कर रहे हैं तो हो सकता है कल उनके बच्चे भी उनके साथ में ऐसा करें। तो सुधांशु, आपने सारे क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से जवाब दिया और आपके लिए मेरे पास मेरे चैनल की तरफ से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। सभी से क्षमा चाहता हूँ कि मैं इस प्रोग्राम को बीच में रुकवा कर 10 मिनट के लिए मैं अपना एक छोटा सा कार्यक्रम कर रहा हूँ। आपके विद्यालय से सुधांशु ने 94.2% मार्क्स प्राप्त करके विद्यालय टॉप किया है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने सुधांशु का इंटरव्यू भी किया था और आदरणीय प्रबंधक महोदय जी और आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे कार्यक्रम करने की परमिशन दी। तो अभी सुधांशु की एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ, क्योंकि अभी मुझे दूसरे विद्यालय भी जाना है तो समय का अभाव है। अभी सुधांशु से मैंने एक प्रश्न पूछा था और मैंने बहुत कोशिश की थी उसको फंसाने की, लेकिन उसने बहुत अच्छे से जवाब दिया। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि मैंने क्या पूछा था और उसने क्या जवाब दिया, तो मेरा चैनल है, उसकी वीडियो कुछ टाइम के बाद आ जाएगी और आप यहाँ के स्टाफ से वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे चैनल की तरफ से और मेरी तरफ से सुधांशु को एक छोटा सा उपहार दिया जा रहा है, क्योंकि उसने विद्यालय टॉप किया है। इसलिए मैं एक बार चाहता हूँ जितने भी गार्जियंस हैं यहाँ पे, जितने टीचर्स हैं, एक बार सुधांशु के लिए जोरदार ताली बजाएं।
और सुधांशु की मम्मी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी स्टेज पे आ जाएं, सुधांशु की माता जी। बहुत बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आप सभी को आइडिया हो ही गया होगा कि गिफ्ट में क्या है। तो आप सुधांशु की माता जी हैं, तो मैं उनसे जानना चाहूंगा कि उनको कैसा लग रहा है, उनके बेटे को गिफ्ट दिया जा रहा है और उनके बेटे का इंटरव्यू हुआ है और उसका कारण क्या है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा मेहनत की है और बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं। तो मैं माता जी से अनुरोध करता हूँ कि 2 शब्द कहें। मुझे आज बहुत खुशी हुई है, मेरा बेटा यहाँ पर मुझे लाके है। ये बहुत बड़ी बात होती है हर एक गार्जियन के लिए। सभी मेहनत करते हैं कि उनके बच्चे बहुत आगे तक जाएं और मैं प्रबंधक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें बच्चों के लिए। देखिए, हम तो बीच बीच में सबको समझाते रहते हैं। अभी भी मैं बहुत व्यस्त था, कार्यक्रम आपका चल रहा था बहुत देर से, मैं क्षमा भी चाहता हूँ देर से आने के लिए। लेकिन इसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा था, कुछ मम्मी लोग यहाँ हैं भी कि बैठी हुई हैं, कि बच्चे जब आपके होनहार निकलते हैं, जब आपको सम्मान दिलाते हैं, तो आपका सीना गर्व से बढ़ जाता है और आप गर्व से जो है अपने सर को उठाते हैं, जैसे कि सुधांशु मम्मी भी बता रही थी। तो जब आपके बच्चे आपको गौरवान्वित करते हैं, आपको सम्मान दिलाते हैं, तो आपको भी प्रसन्नता मिलती है और हमको भी प्रसन्नता मिलती है। आज वो बच्चे जो हमारे यहाँ स्टेज पे खड़े हुए हैं, ये कहीं न कहीं इतनी मेहनत कर रहे हैं, इन्होंने एक मेहनत किया जिसकी वजह से आज वो स्टेज पे खड़े हैं। उनको माला पहनाया जा रहा है, उनका इंटरव्यू लिया जा रहा है और आगे आने वाले समय में अगर ये निरंतर इसी तरह से प्रयास करेंगे तो और बड़ी बड़ी जो है, आज अभी तो लखनऊ में ही, अभी कल ये जो है देश और विदेश में भी अपना नाम रोशन करेंगे। तो अभी भी मैं ये अपने बच्चों से और अपने गार्जियन से, कुछ लोग बैठे थे, मैं बात कर रहा था कि जो बच्चे हैं उनको प्रेरित करिए कि कुछ पढ़ें। आना बस पास हो जाना तो सब पास हो जाएंगे, हाई स्कूल इंटर कर लेना तो आसान है, लेकिन अपनी इच्छाओं पे काम करना, कुछ जो एम हो, जो आपका लक्ष्य हो, उसके ऊपर काम करना बहुत कठिन काम है। तो जो बच्चों ने मेहनत की है, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कैसे अच्छे नंबर पाएं। जो और अच्छे पेपरों में भी जो और टॉप किया बच्चा, जो भी यूपी में टॉप कर रहे हैं, जो लखनऊ में टॉप कर रहे हैं, भी 2-4 बच्चे भी, हमारा सुधांशु केवल 11 नंबर से पीछे रह गया, वरना लखनऊ में टॉप कर जाता। केवल 11 नंबर सुधांशु पीछे रहे, वरना लखनऊ में नंबर 1 होता। सोचिए कि कितने बच्चे बैठे होंगे। हमको भी बताते हुए आज खुशी हो रही है। मैंने कुछ नहीं किया, सब किया बच्चे ने। क्यों? क्योंकि उसने अपने टीचरों का बात मानी, उसने अपनी अथक मेहनत की। जब उसको जो चीज करनी थी, शाम को जब भी मौका मिला होगा, अभी अपने बताया कि नहीं बताया, कुछ बताया, इनसे बात कराई कि नहीं कराई, कुछ बताया नहीं बताया, अभी यहाँ सब बोला। अभी इनसे मैं चाहूंगा कि ये भी अपना बतावें कि हमने इतने अच्छे नंबर कैसे बढ़े और अपनी ऊंचाइयों को छुए। जीवन में जो बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, अभी मैं अपने बच्चों से वो बात कर रहा तो कह रहे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, बैंक मैनेजर बनने के लिए कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, IAS PCS बनने के लिए कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप डॉक्टर, इंजीनियर बन पाएंगे। तो एक और मैं आप लोगों से बात साझा करना चाहूंगा। जैसे सुधांशु की मम्मी आज बहुत खुश हैं, वैसे मेरे भी पेरेंट्स जब मुझे इस तरह से देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं और इसका कहीं ना कहीं श्रेय प्रबंधक महोदय जी को जाता है, क्योंकि मैं भी इसी विद्यालय का ही छात्र हूँ जो 2010 में मैंने यहाँ से 10th पास किया था। और 9th की एक घटना है, मैंने कोई शरारत की होगी तो आपकी नजर में आ गया था और उसके बाद सर ने मेरी क्लास टीचर से बोल दिया था कि इस बच्चे को रोज असेंबली में निकालना है और इससे बुलवाना है। उस टाइम तो मुझे वो कुछ नहीं आता था, पर जब रेगुलर मुझे निकाला जाने लगा तो 2 मिनट बोलने के लिए मैं घर पर 20 से 25 मिनट प्रैक्टिस करता था और आज मैं आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ। तो मैं प्रबंधक जी का हमेशा आभारी रहूंगा। और एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद ढेर सारे कंपटीशन करवाने हैं,
जिसकी पूरी जानकारी मेरे चैनल पे मिलेगी। तो आप लोग मेरे चैनल को देखते भी रहिएगा और उस कंपटीशन में अपने बच्चों को पार्टिसिपेट भी करवाते रहिएगा। आप लोगों ने जो समय दिया है मुझे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका आभारी रहूँगा। थैंक यू। अभी ये बच्चा मेरे यहाँ से ही पढ़ा है, मैंने तो नहीं बताया अभी, लेकिन इन्होंने खुद बताया, मैं भूल गया था बताना। लेकिन इन्होंने कहा कि 9th की घटना है, तो मैं बच्चों के नजर रखता हूँ, इनको भी मुझे नहीं याद है, भूल गया। लेकिन अभी इन्होंने याद दिलाया कि 9th में सर ने आपने मुझे डांटा और इनको मैंने एक जिम्मेदारी दे दी या एक सजा दे दी कि नहीं रोज तुमको असेंबली में बोलना है। तो आज उसका प्रतिफल क्या है कि आज ये माइक लेकर के मीडिया में आ गए और बोलने की कला सीख गए। तो कहीं न कहीं सब चीजों का फायदा मिला। बच्चों के अंदर हम लोग देखते रहते हैं, मैं इनको ऐसे ही बढ़ाता रहूं, ऐसे बच्चे हमारे बढ़ते रहें, हमको खुशी होती है। हम तो भूल जाते हैं किसको डांटा, कब क्या कहा, लेकिन ऐसे होनहार हम ही लोग निकालते रहते हैं। तो आज ये बच्चा आपके सामने माइक लेके बोलने लगा, जो बोलने से डरता था, जिसको कभी डांटा था, तो आज ये अपना चैनल चलाने लगे। तो इसके लिए धन्यवाद और बहुत आगे बढ़े ऐसे बच्चे। धन्यवाद। अब मैं सुधांशु वाजपेयी